बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिया टी वी एच डी के प्रोग्राम 30 मिनट के साथ आपका मेजबान मकबूल इलाही हाजिर है और सलामत करता है। आमिर, इस प्रोग्राम में आप जानते हैं कि लिया टी वी एच डी लाता है रोजाना की बुनियाद पर लिया जिला में सर करने वाली अहम शख्सियात, उनकी खिदमत, ताकि सोसाइटी में वो क्या कर रहे हैं और सोसाइटी उनके बारे में क्या सोचती है। ये एक तारुफ होता है, एक मुलाकात होती है, तबादला ख्याल होता है और राय एक दूसरे की जानी और बताई जाती है। आज भी जिस मेहमान शख्सियत को लिया टीवी एच डी ने अपने प्रोग्राम 30 मिनट में दावत दी है, वो हेल्थ डिपार्टमेंट की जानी पहचानी शख्सियत है। पेशे के एतबार से डॉक्टर सर्जन है और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चौकाजम में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर काजिम हुसैन जैदी साहब को प्रोग्राम 30 मिनट में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मदद करने का। आपसे ताल्लुक तो पिछले कई सालों से है, लेकिन प्रोग्राम के लिए आपने याद किया, हम हाजिर हो गए। उम्मीद है इंशाल्लाह आपके साथ ये सेशन अच्छा गुजरेगा। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूंगा और आज का प्रोग्राम हम इस सवाल से शुरू करते हैं कि मियाँ वाली अस्पताल में क्या हुआ। तुम ही कहो कि हम बतलाएंगे। जी बिल्कुल, भी मैंने भी सोशल मीडिया के तवसत से ये सुना और मेरे इल्म में आया कि कोई विजिट था हायर अथॉरिटीज का और उसमें किसी एक बूढ़े मरीज को किसी स्टोर रूम या साइड रूम में शिफ्ट किया गया और उसके बाद जो है वो वहां पे उसकी डेथ हो गई, या वो स्टाफ भूल गया या वो पता नहीं चला। खैर उसमें तो इंक्वायरी वगैरह वो एक कमेटी तश्कील दे दी गई है, उसके बाद ही मजीद मालूमात जो है वो पता चलेगी। लेकिन ये बहरहाल बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या है। अगर ये जो है इसमें न्यूज़ में सच्चाई है या किस तरह ये वाक़यात हुए, खैर ये तो इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद मुकम्मल तफ्तीश और वर्कअप के बाद पता चलेगा। लेकिन बहरहाल ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। डॉक्टर साहब, 2.5 माह वो मरीज आपके पास जेर इलाज रहा। जी लावारिस मरीज था और उसके बाद ऐसा लावारिस हुआ कि 2.5 माह में चार ओनली 4 टाइम कंसल्टेंट साहब ने उनको विजिट किया और आखिरकार उनको फालतू चीज समझ कर एक स्टोर में बंद कर दिया और उसके बाद फिर उनकी डेड बॉडी वो भी कई दिनों के बाद निकली। क्या लावारिस मरीजों का जो इलाज है हमारे यहाँ, उसके एसओपीज क्या है, हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर से उनका पेशा क्या, इस बारे में जी बिल्कुल, अब चूंकि मैंने बड़े हॉस्पिटल्स में भी काम किया हुआ है, इससे पहले टर्शरी केयर हॉस्पिटल में भी काम किया हुआ है। वहां पे लावारिस मरीजों का तरीकाकार ये है कि जब आपके पास एक अनआइडेंटिफाइड पेशेंट आपके पास होता है, वो बता नहीं सकता अपने बारे में कि वो कहाँ से आया है, या कोई मजबूरी होती है या फालिज होता है या किसी भी किस्म का ऐसा पेशेंट होता है, तो उसके लिए बाकायदा हॉस्पिटल में एक कमेटी होती है। एमएस साहब होते हैं या डीएमएस या एएमएस साहब जो भी ऑन ड्यूटी होते हैं, वो उसकी टेक केयर करते हैं। और सबसे पहले तो साफ ज़ाहिर है पुलिस के तवसत से या सोशल मीडिया या न्यूज के फौरन से कोशिश की जाती है कि उसके लवाहिकीन का पता चल सके और उनको इन्फॉर्म किया जा सके। लेकिन अगर फिर भी ऐसा कोई लावारिस मरीज है जिसका पता नहीं चलता या उसका आगे पीछे कोई वाली वारिस नहीं है, तो फिर साफ ज़ाहिर है अस्पताल की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे मरीज को देखा जाए, उसको मैनेज किया जाए, उसको मेडिसिन वगैरह और जो जितने भी मेडिकल या उसके खाने पीने के मामला हैं उसके उसका ख्याल रखा जाए। सही बात है। और इसमें यहाँ ये सारा कुछ नजरअंदाज हुआ, ये अफसोसनाक वाकया। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जो फिलहाल जो अभी तक जो रिपोर्ट या न्यूज सामने आ रही है, उसमें जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया कि उसमें वो ऐसा मरीज जो है जो नेग्लिजेंस हुई जिसके मामले में, तो वो सागर ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है। इस पर बिल्कुल तहकीक होनी चाहिए और अगर कोई भी इन्वॉल्व है इसमें दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पे, वो सागर ये अनइंटेंशनली हुआ होगा ये वाकया। अगर वो हुआ तो स्टाफ भूल गया होगा या वो मेरे ख्याल में तो चूंकि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सेज जो हैं वो मसीहा हैं कौम के, तो वो शायद जानबूझ के तो नहीं किया गया होगा, वो गफलत या लालमी में हो सकता है। पर फिर भी हम एज ए डॉक्टर एक इंसानी जान को बचाने के लिए भरपूर सरतोड़ कोशिश करते हैं कि एक इंसानी जान को बचाया जा सके।
میں نے خود ایمرجنسی میں میرا بڑا ایکسپیرینس ہے، میں نے بہت کام کیا ہے اور میں نے بہت سارے ٹراماز اور ایمرجنسیز کو مینج کیا ہے، اور ہم ایک جان کو بچانے کے لیے گھنٹوں تک اس کے اوپر محنت کرتے ہیں تاکہ ایک جان کو بچایا جا سکے، کیونکہ ایک جان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے۔ تو وہ صاف ذرا وہ، لیکن پھر بھی یہ واقعہ افسوسناک ہے، اور مستقبل میں ایسے واقعات سے روک تھام کے لیے کچھ نہ کچھ صاف ذرا کمیٹی بنے گی، وہ اپنی ریکمنڈیشن دے گی، ہائر اتھارٹیز بھی جو ہے وہ اس پہ ایکشن لیں گی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ ایسا واقعہ جو ہے نا وہ دوبارہ پیش نہیں آئے گا۔ ڈاکٹر صاحب ایک کنسلٹنٹ جو ہے وہ روزانہ کتنے مریض دیکھ سکتے ہیں؟ اچھا، میں اس سے پہلے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں ڈی ایچ پی ہاسپٹل لیا میں ایز اے سرجن، اس سے پہلے ایز اے میڈیکل آفیسر اپنی خدمات سر انجام دے رہا تھا، جی تو ڈی ایچ پی لیا اور ٹی ایچ پی چوکازم میں لگ بھگ ٹی ایچ پی چوکازم میں پیشنٹس کی ریشو زیادہ ہے، تو غالباً ہم مطلب کہ لگ بھگ تقریباً 60-70 کبھی 100 تک بھی چلے جاتے ہیں، جو منڈے ہوتا ہے ہمارا یا سیٹرڈے ہوتا ہے اس میں ہم تقریباً 70 to 80 پیشنٹس بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، اراؤنڈ اباؤٹ اگر ایوریج نکالی جائے تو 60 پیشنٹس ایوریج ہم او پی ڈی میں انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں۔ کل آپ کے 80 جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں وہ اسٹرائک پر ہو، جی بالکل، اور ہزاروں لوگ جو ہے وہ سفر کریں گے، اور مطالبہ یہ ہے کہ جی کلرک کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے ایک ڈاکٹر صاحب کی، اس کی انکوائری رپورٹ جو ہے ضلع انتظامیہ جاری نہیں کر رہی، لہذا ڈاکٹر ایسوسی ایشن جو ہے وہ ہڑتال کرے گی۔ جی بالکل، بالکل یہ بات زیر غور ہے، یہ بات اسٹرائک اناؤنسمنٹ میں نے پھر ابھی کچھ عرصہ پہلے واٹس ایپ دیکھا تھا تو اس میں یہ بات چل رہی تھی اسٹرائک کے حوالے سے، جی اور کہ کل ڈسٹرکٹ اسپیشلسٹ ایسوسی ایشن کی طرف سے ڈی ایچ پی ہاسپٹل لیا میں اسٹرائک کال کی گئی ہے، تو اس کے بھی معاملات یہی تھے کہ جو سی او آفس میں جو بد انتظامی دیکھنے میں آئی، اور کہ بھئی ڈاکٹرز کے ساتھ اچھا سلوک نہیں روا رکھا گیا، ڈاکٹر صاحب جو اپلیکیشن دینے گئے تھے وہ ریسیو نہیں کی گئی، اور اسی پہ ڈیفینیٹلی جو ہے ضلع انتظامیہ کی طرف سے اس پہ انکوائری چل رہی تھی، تو وہ انکوائری شاید ڈیلے ہو گئی یا کوئی ایسے معاملات ہوئے کہ جس کی وجہ سے یہ مجبوراً یہ اسٹیپ لینا پڑا ڈسٹرکٹ اسپیشلسٹ ایسوسی ایشن کو۔ تو صاحب ذرا کوئی بھی ڈاکٹر یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے مریض کو اٹینڈ نہ کرے، ایون کہ ہم آفٹر ڈیوٹی آورز بھی آپریٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں 3-4 بج جاتے ہیں کہ ہم پیشنٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ڈاکٹر اپنے کمفرٹ زون کمفرٹیبل رہے گا تو صاحب ذرا وہ پیشنٹس کو بھی اتنا اچھا ہی ٹریٹ کر سکتا ہے۔ اگر ایک ڈاکٹر پہ بہت زیادہ پریشر ہے، چاہے وہ انتظامیہ کی طرف سے ہو چاہے وہ ہاسپٹل کی طرف سے ہو، تو وہ اتنے اچھے طریقے سے اپنے مریضوں کو نہیں دیکھ سکے گا۔ تو میرا ہمیشہ سے یہ ماننا ہے کہ ڈاکٹر جتنے کمفرٹ زون میں ہوگا، جتنا اس کو وہاں پہ فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں گی، وہ ایٹ دا اینڈ اس کا جو اینڈ بینیفیشر ہے وہ بینیفیشری جو ہے وہ پیشنٹ ہی ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب دنیا میں ہڑتالوں کے ذریعے ڈاکٹر اپنی بات نہیں منواتے، ٹھیک ہے ہڑتال، لیکن ابھی دیکھیں پچھلے دنوں این ایچ ایس انگلینڈ میں ایک بہت بڑے پیمانے پہ اسٹرائک کال کی گئی اور وہ کافی دن تک جاری رہی، جس میں بہت سارے ڈاکٹر جو ہیں وہ شامل تھے، ریزیڈنٹس بھی، اسپیشلسٹ بھی۔ تو جو ہے وہ جہاں جمہوریت ہوتی ہے وہاں پہ اسٹرائک جو ہے وہ اس حوالے سے ہوتی ہیں، صاف ظاہر ہے وہ ایک جمہوری حق ہے کہ، لیکن میرے خیال میں میں پھر آپ سے یہ آپ کے پروفیسر سے یاد کرنا چاہوں گا کہ ہم ہرگز یہ نہیں چاہتے، ڈاکٹر ہرگز نہیں چاہتے کہ اسٹرائک ہو اور مریض جو ہیں وہ ان کو نہ دیکھا جائے۔ ہم ایز اے ڈاکٹر ہمارا پیشہ ہے، ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ مریضوں کو، سارے مریضوں کو انٹرٹین کیا جائے، ان کو دیکھا جائے، اور جو حد تک جس حد تک سہولت ہمارے اسپتال دے سکتے ہیں وہ مریض تک ڈائریکٹ پہنچنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب میری کئی مرتبہ جو پیڑ سے ڈاکٹرز ہیں ان کی رائے یہ سامنے آئی ہے ان سے ملاقات کے بعد، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کچھ عرصے سے پری میچور بیبیز آ رہے ہیں، بلا ضرورت جو ہے وہ گائنی آپریشن ہوتے ہیں، یہ ڈاکٹروں کی رائے ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں میں تو نہ پیڈیاٹیشین ہوں نہ میں گائنیکالوجسٹ ہوں، میں آپ کی بات سے اتفاق کروں گا کہ آپ بجا فرما رہے ہوں گے
प्री मेच्योरिटी एक बड़ा कॉमन फैक्टर है, और इसमें चूंकि ये डिपेंड गायनाकोलॉजिस्ट पे कर रहा होता है जी कि वो अपने मरीज को कितने वीक्स पे जाके ऑपरेट करना चाह रही है। डेफिनेटली प्री मेच्योर जो बेबीज होते हैं वो उनमें नॉर्मल डिलीवरीज भी होती हैं, लेकिन जब गायनाकोलॉजिस्ट ये समझती है कि कुछ इश्यूज ऐसे हैं जहां पे इसका अगर हमने ऑपरेट ना किया प्री मेच्योर बेबी का, तो कॉम्प्लिकेशंस माँ और बच्चा दोनों को हो सकती हैं। तो साल जरा वो वहां पे वो डिसाइड करती है, वो गायनाकोलॉजिस्ट वो अथॉरिटी है, वो डिसाइड करती है कि यहाँ पे इसका ऑपरेट हो जाना चाहिए इस स्टेज पे आके। तो अगर वो ऑपरेट ना किए गए तो भी वो बेबी को इंट्रायूट्राइन डेथ हो सकती है, माँ को कोई इशू हो सकते हैं। तो वो भी साफ जरा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और वो मेरे ख्याल में बहुत कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल फैक्टर्स हैं जो कि शायद आम आदमी के लिए समझना मुश्किल है, लेकिन उसकी सादगी के लिए या उसको सिंपल वर्ड्स में मैं यही कह सकता हूँ कि प्री मेच्योर जो सी सेक्शंस की साफ ज़ाहिर आप बात कर रहे हैं कि जो सी सेक्शंस आप शायद कहना चाह रहे हैं कि अननेसेसरी हो रहे हैं और उसमें प्री मेच्योर बेबीज पैदा हो रहे हैं, तो वो देखिए, वो अगर किसी भी प्रोफेशन में और किसी भी स्टेज पे अगर कोई भी डॉक्टर या किसी भी फील्ड का बंदा अगर ये काम कर रहा है तो वो हरगिज एक्सेप्टेबल नहीं है, उसमें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन इसमें टेक्निकल फैक्टर्स को नजरअंदाज जरूर रखना चाहिए कि बस सिर्फ डॉक्टर पे लेबल लगा दें या गायनाकोलॉजिस्ट पे कि वो अननेसेसरी कर रही है, तो इसका फैसला तो वो गायनाकोलॉजिस्ट या वो पूरा जो एंटीनेटल कवर कर रहा है। उसमें एक बात का मैं इजाफा भी करना चाहूंगा कि अनफॉर्चुनेटली मरीज का फॉलोअप ही नहीं होता। मरीज 9 मंथ्स की फॉलोअप में उसके 1 या 2 फॉलोअप्स होते हैं, लेकिन बाज औकात हमने ऐसे भी मरीज देखे जिनका कोई फॉलोअप नहीं है, जीरो फॉलोअप है, HB6-7 होती है, प्लेसेंटा की लोकेशन का आइडिया नहीं होता, एमनियोटिक फ्लूइड लाइकर कितना है वो उसका आइडिया नहीं होता। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस चल रहे होते हैं, सही बात है। जिसकी वजह से एट द एंड गायनाकोलॉजिस्ट को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि वो उसका ऑपरेट हो जाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आप सर्जन हैं और सर्जरी आपका फेवरेट एरिया है। जी देखा ये गया है, बहुत सारे मरीज भी ये कहते हैं कि अस्पतालों में उनको ऑपरेशन के दौरान नो कर दी जाता है कि एनेस्थीसिया जो है वो नॉन सपोर्टिंग है। तो वही पेशेंट जो है वो क्लिनिक के ऑपरेट हो जाते हैं, वहाँ पे एनेस्थीसिया भी नहीं होता है, वहाँ तो सर्जन साहब खुद ही ऑपरेट कर देते हैं लोकल की शक्ल में। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। जो देखें, हम कोई भी सर्जरी जिसमें एज फैक्टर हो, यानी कि फर्ज किया फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट 50 या 60 प्लस एज का है पेशेंट, और मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, मैं मतलब कि फॉर एग्जांपल कह रहा हूं कि हमने उसका पित्ते का ऑपरेशन करना है। जी ओल्ड एज पेशेंट्स में कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनकी प्री ऑपरेटिव असेसमेंट, यानी कि ऑपरेशन से पहले उसका जायजा लेना जरूरी होता है। उसमें कार्डियक असेसमेंट होती है, चेस्ट की असेसमेंट होती है। उसके बाद मरीज को प्री वर्कअप कंप्लीट करने के बाद उसको ऑपरेशन टेबल पे लिया जाता है। हमारा काम ऑपरेशन टेबल, जो सर्जिकल कट वर्क है वो तो ऑपरेशन टेबल पे शुरू होता है, लेकिन मरीज जब ओपीडी में आता है तो हमारा तब से काम शुरू हो जाता है। उसमें काफी लोग इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि उसमें एनेस्थेटिस्ट वो देख रहा होता है, उसको रिस्क फैक्टर देखने होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट देख रहा होता है, चेस्ट फिजिशियन देख रहा होता है अगर उसकी चेस्ट खराब है तो कोई ऐसा पेशेंट है। तो वो सागर वो तो जो पूरी दुनिया में जो वर्ल्ड वाइड रिकमेंडेशन है, तो हमने भी उसके मुताबिक ही काम करना है। और मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स जो हमारे जो सेटअप में यानी कि वो पोस्टपोन होते हैं या हम उनको जो है रिफ्यूज कर देते हैं, उसकी ज्यादा वजह कार्डियक इश्यूज होते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे सेकेंडरी लेवल पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कार्डियक बैकअप नहीं है हमारे पास पेशेंट का। तो बजाय इसके कि हम खुदा ना खास्ता ऐसा पेशेंट ऑपरेट कर दें जो दौरान ऑपरेशन या ऑपरेशन के बाद वो सीरियस हो जाए, कॉम्प्लिकेशन चली जाए, तो वो सागर है, वो उसमें हॉस्पिटल की भी वो डेफिनेशन है, और वो जो है वो डॉक्टर के भी वो उस पर हरफ आता है उसकी रिव्यू पे भी। तो उसमें डेफिनेटली अवॉइड करते हैं। और अगर आप कह रहे हैं कि प्राइवेट ऑपरेटर, मेरे इल्म में ऐसा कोई पेशेंट नहीं है कि जिसको सरकारी तौर पे जो या गवर्नमेंट में ना हुआ और उसका प्राइवेट में हो जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं। जी ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा मैं ये जानना चाहूंगा, बल्कि व्यूअर्स आपसे एक बात मैं शेयर करूं कि आप भी डॉक्टर साहब से अगर बात पूछना चाहे, कोई राय देना लेना चाहें, तो आप LIA-TVID के पेज और लाइक करके उसके कमेंट्स बॉक्स में आप सवाल कीजिए।
अगर आप मोबाइल फोन पे बात करना चाहें तो 0300 876 76 16 पे रिंग करके 0300 876 76 16 पे रिंग करके आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अस्पतालों में आए रोज अफसरान सेहत के विजिट होते हैं, वज़रा कराम, हुकूमती शख्सियात, इंतजामी अफसरान विजिट करते हैं। विजिट के बाद विजिट तो बड़े ठीक ठाक हो जाते हैं, जबरदस्त, खैर शाबाश, अंजुमन सताइश बाहमी का प्रोग्राम चलना होता है, और उसके बाद फिर मरीजों और जख्मियों को चिट मार दी जाती है कि मुल्तान जाइए, मुल्तान जाइए, मुल्तान ले जाओ। देखिए, मैं आपके तवज्जुह से अर्ज करना चाहूंगा, अ, मैंने भी सोशल मीडिया पे बड़ी पोस्ट देखी कि जो भी डीएचक्यू में जाता है या टीएचक्यू में जाता है उसे कहता है कि इन्हों बिस्तर ले जाओ इन्हों पेशेंट में। लेकिन हकीकत यही है कि देखिए, हमारे पास यहाँ पे न्यूरो सर्जरी का, हेड इंजरी का कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है। हमारे पास सीरियस कार्डिक पेशेंट एक बहुत अच्छा सीसीयू डीएचक्यू में काम कर रहा है और बहुत सारे पेशेंट्स वहां से ठीक भी हो रहे हैं। जी लेकिन बाद का एंजियोग्राफी के लिए और कॉम्प्लिकेटेड बाईपास के लिए उन पेशेंट्स को जाना पड़ता है। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं है, हेपेटोबिलियरी का, कैंसर सर्जरी का, तो वो सेकेंडरी लेवल पे मौजूद नहीं, पीडियाट्रिक सर्जरी का, बच्चों की सर्जरी का। तो सारा रेफरल पूरी दुनिया में होते हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होते, ये पूरी दुनिया में ये सिस्टम मौजूद है। हाँ, उसमें बेहतरी लाई जा सकती है, उसमें उसका एक सिस्टम करके उसमें बेहतरी लाई जा सकती है। लेकिन रेफरल जो है वो सादर हेड इंजरी के पेशेंट को, जिसका जीसीएस 5, 6 या 7 है, जो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा पेशेंट, उसको डीएचक्यू में तो ट्रीट नहीं हो सकता, वो या टीएचक्यू में ट्रीट तो नहीं हो सकता। तो सादर है वो पेशेंट की नोयत को देख के रेफरल सिस्टम पूरी दुनिया में मौजूद है। इवन कि आप बड़े शहर में भी चले जाएं, जैसे लाइक गुजरांवाला या लाहौर के सराउंडिंग में, वहां से भी टीचिंग हॉस्पिटल से भी पेशेंट बड़े अस्पताल में रेफर हो रहे हैं, वहां पे हो रहे होते हैं। मगर मैं ये कहना चाहूंगा कि जिला लिया में काम करने वाले डॉक्टर्स की जो तादाद है, 99% डॉक्टर लिया से हैं। जी, तो क्या एक हड़ताल है यहाँ न्यूरो डिपार्टमेंट के क्या के लिए नहीं होनी चाहिए? देखिए, वो तो एसओपी जो बनाएंगे, जो वहां से हायर अथॉरिटीज बनाएंगे, एसओपी उन पे अमल होगा। अगर न्यूरो सर्जरी का डिपार्टमेंट, अगर उनके कार्डियोलॉजी का, न्यूरो का, कार्डियोलॉजी तो है, कार्डियक सर्जरी की बात करें, लेकिन वो मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अभी मैनेज करना मुश्किल है। न्यूरो सर्जरी पेशेंट, सिक पेशेंट्स होते हैं, जी उनके लिए प्रॉपर एक बहुत बड़ा आईसीयू और टर्शियरी लेवल की मैनेजमेंट होनी चाहिए। डीएचक्यू लेवल पे अगर डिपार्टमेंट बन भी जाए तो तब भी रेफरल करना पड़ेगा पास पेशेंट्स को, क्योंकि डीएचक्यू लेवल पे वो फैसिलिटीज फिलहाल सेकेंडरी लेवल पे नहीं, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह होंगी। लेकिन फिल वक्त जितने भी जो बड़े भी हालांकि बड़े जो हम बड़े मुल्क कंट्रीज कह ले, रेफरल तो न्यूरो पेशेंट तो वहां से भी रेफरल होके सेंटर जो मेन हॉस्पिटल है वहां पे जाते हैं। किसी भी मरीज या जख्मी की डेथ के बाद दुनिया भर में तो ये है कि उसकी डेथ की रीजन जानने की कोशिश की जाती है। हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज है लिया में, चौकाजर में? देखें, उसमें दो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं कि उसमें सबसे पहले तो अगर उसकी कॉज जाननी है ना, तो उसके लिए पोस्टमार्टम तो होना चाहिए, ठीक है, ऑटोप्सी होनी चाहिए बॉडी की। देखिए, नेचुरल डेथ बहुत ज्यादा होती हैं, कोई ऐसी डेथ जो सस्पिशियस डेथ हो, उसमें पूरी दुनिया में उसमें पोस्टमार्टम ऑटोप्सी का निजाम मौजूद है। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा ट्रेंड नहीं है। लोग वो समझते हैं कि वो बॉडी की बेहरमती है, लोगों की अपनी थिंकिंग है, उनका अपना बिलीफ है। जी तो वो फिर ऐसे केसेस जिसमें बाज़-औक़ात लग भी रहा होता है कि वो कोई ऐसा सस्पिशियस है या वो कोई खुदा न खास्ता पॉइजनिंग का केस है, तो उसमें पीपल फैमिलीज अवॉइड करती हैं कि पोस्टमार्टम ना हो। तो साझा है वो, हम तो उनकी कंसेंट से ही कर सकते हैं, या हम फिर पुलिस हमारे पास लेके आती है तो उसको वो फिर डॉक्टर्स हम बाउंड हैं पोस्टमार्टम करने के लिए। फिर अगर हम जो लीगली हमें नोटिस आएगा तो फिर वो उसका हम पोस्टमार्टम के बगैर आप काज ऑफ डेथ नहीं जान हाँ सकते जी, कि जी। ये डॉक्टर की गफलत है, सर्जरी में गफलत है, या किसी टेस्ट की वजह से इसको कोई प्रॉब्लम बना है। जी, बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि पोस्टमार्टम के बगैर जो है ना, वो हमें मेन काज जो है ना वो हमें पता नहीं चल सकती। फाइल्स वगैरह देख के या रिकॉर्ड देख के चले किसी हद तक कहा जा सकता है कि ये डॉक्टर्स की या निग्लिजेंस थी या मैनेजमेंट की निग्लिजेंस थी। जी लेकिन डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस कह देना लफ्ज बहुत आसान है कि नेग्लिजेंस से डेथ हो गई है, लेकिन उसको उसमें टेक्निकलिटीज बहुत ज्यादा हैं, उसमें ऐसी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हैं और ऐसी कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेज हैं जिसके बारे में, जिसका वर्कअप या प्रॉपर उसमें डॉक्टर्स की कमेटी हो जो वो वर्कअप करे और वो सारा कुछ करे, फिर जाके कहीं हद तक नेग्लिजेंस की बात वो की जा सकती है। डॉक्टर साहब, 1980 की दहाई तक
हमारे अस्पतालों में उस वक़्त भी अमवात होती थी, मगर मरीज़ जो हैं उनके लवाहिकीन वो डॉक्टर से झगड़ा नहीं करते थे। अब झगड़ा शुरू हो गया। अच्छा, तो ये असली यहाँ का खला कहाँ है? खला मेरे ख्याल में मिस कम्युनिकेशन जो है ना, इसकी सबसे बड़ी रीजन है। जी, उसमें ये है कि डॉक्टर्स को ऑल ऑफ सडन कटहरे में खड़ा कर दिया जाता है कि डॉक्टर साहब फलानी मरीज की डेथ हो गई है और आप कटहरे में आ जाएं, आपकी नेग्लिजेंस है। उसके फैक्टर्स नहीं देखे जा सकते कि मरीज को डिजीज क्या थी, बीमारी क्या थी। सोशल मीडिया पे चूंकि हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर कोई आजाद है कमेंट करने, वो जी, जिसका जहां दिल करता है वो कमेंट कर देता है। और ये नहीं देखा जाता है कि वो मरीज को मसला क्या था, क्या वो एक्सीडेंट का कुछ सीवियर केस था, क्या उसको कोई दिल की कोई ऐसा अटैक था जो कि नाकाबिले इलाज था, कोई कैंसर था जो नाकाबिले इलाज था, या शुगर के ऐसे मसाइल थे कि उसके गुर्दे खराब हो गए थे, जिगर खराब हो गया था, और कुछ ऐसे मसाइल थे जो मैनेज मेडिकली करना भी मुश्किल है। मौत तो एक कटल हकीकत है ना, जी, वो जी, तो उससे तो इनकार इनकार नहीं कर नहीं किया जा सकता। तो वो जब तक हम वो आम आदमी जो है वो तो साथ जरा डॉक्टर को कसूरवार ठहराएगा। जब एक खबर लग जाएगी, एक लेमैन के हाथ में मोबाइल है, या वो कुछ सॉरी टू से कि कुछ अब सहाफी भी हमारे बहुत ज्यादा हो गए यहाँ पे, जो कि जिनके पास माइक आ गया और वो हर जगह घुस जाते हैं। तो उसके आने से ये मैं समझता हूँ कि डॉक्टर्स और अवाम के दरमियान में मिसकम्युनिकेशन की गई है। हम डेली बेसिस पे सैकड़ों मरीज देख रहे हैं, महीने में हम सैकड़ों मरीजों का ऑपरेट कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मरीज ठीक भी होते हैं। जो पेचीदगी है वो इलाज में शामिल है, वो बुक्स में रिटर्न में लिखा हुआ है, बुक्स में कि भाई ये पेचीदगी हो सकती है, वो अनअवॉइडेबल है, उसको हम वो नहीं अवॉइड कर सकते, उसको वो कॉम्प्लिकेशन है, हो जाती है मेडिकल प्रोसीजर में, सर्जिकल प्रोसीजर्स में। और तो वो मिसकम्युनिकेशन मेरे ख्याल में, वो जो सोशल मीडिया के थ्रू या जो कुछ साफी हजरात हैं जिनको मालूमात नहीं होती मरीज के केस के बारे में, तो वहां से ये मिसकम्युनिकेशन अवाम के बारे में पैदा हुई। उस पर कोई थोड़ी सी अगर तहकीक एक आम आदमी भी कर लेना, तो मेरे ख्याल में वो उस नतीजे पे पहुंच सकता है कि उसकी डेथ क्यों हुई। मैं आपको मिसाल दूं, जनरल अस्पताल में एक 70 साल का बूढ़ा मरीज आया, जी, उसको कैंसर था, वो तकरीबन टर्मिनल स्टेज 4 का कैंसर था वो। तो वो कुछ दिनों के बाद साहब जरा उसकी डेथ हो गई। वो एक नेचुरल प्रोसेस था, तो उस पे उसके अटेंडेंस थोड़े से खफा थे, या ट्रीटमेंट में या जो कुछ डिले हुआ या कुछ भी, मतलब कि वो कोई बात को उन्होंने बेस बना लिया, कुछ उस पे बड़ा हंगामा खड़ा किया, जी ये कर दिया, वो हो गया, वो शीशे वगैरह तोड़े। जब उसकी फाइल का मुताला किया गया, सीनियर आए, कमेटी बैठी, उन्होंने कहा कि तो मरीज तो वैसे ही स्टेज 4 का पेशेंट था, और मैक्सिमम इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ही 1 to 2 months थी। तो वो एक नेचुरल कॉज थी जो कि डेथ की बनी, कैंसर बना, ओल्ड एज बनी, और फैक्टर्स थे। तो वो एट एंड वो यही हुआ कि वो जी उसमें वो किसी की नेग्लिजेंस नहीं थी, वो पेशेंट के जो बीमारी की नोयत ही ऐसी थी कि वो पेशेंट की डेथ हुई इसकी वजह से। डॉक्टर साहब आपने डॉक्टरी कहाँ से की? मैट्रिक कहाँ की? एफएससी जी, आप मैंने कहाँ? मैट्रिक एफएससी चौकाजम से की है, ठीक है, और फिर बाद में मेरा मेरिट रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज बना, मैंने एमबीबीएस हाउजा वहां से की। उसके बाद कुछ अर्सा दो साल मैंने सऊदी अरबिया में गुजारे, और उसके बाद मैं एफसीपीएस मैंने जनरल हॉस्पिटल लाहौर से की, और एफसीपीएस के बाद मैं यहाँ पे चौकाजम में शिफ्ट हो गया, और टीएचपी हॉस्पिटल लिया में रहा हूँ, और अब टीएचपी हॉस्पिटल चौकाजम में एज ए सर्जन काम। डीएचक्यू में भी काम करने का तजुर्बा है, टीएचक्यू में भी काम करने का तजुर्बा है। जी बिल्कुल। जब आप वापस अपने शहर आए या लिया आए, ज़ाहिर है ये पूरा ज़िला आपका घर है, आप लिया के बाशिंदे हैं, तो फिर आपको वेलकम किया गया, आपके लिए कोई प्रॉब्लम आए कि थोड़ा सा ये हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी, जब मैं चौकाजम में आया हूँ, तो साल जरा ट्रेनिंग के बाद इंसान अब सब कुछ अपने बलबूते पे कर रहा होता है, तो मेरा एक छोटा सा मैंने एक सेटअप से स्टार्ट किया, एक क्लिनिक टाइप से, और वहां पे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट और सर्जरी शुरू की मैंने। मुझे जो मेरे सिटी फेलोज हैं या मेरे जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, वो बहुत प्यार करने वाले हैं, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा टाइम गुजरा मेरा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे प्रैक्टिस के अवाइल में ही, मेरी मतलब प्रैक्टिस अभी जस्ट ग्रो कर रही थी मेरी, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा नाम बन रहा था, उसके अवाइल में ही एक जो आप कह लें कि को जर्द सहाफत से पाला पड़ा, और उन्होंने कोशिश तो की मुझे काफी डिफेम करने की,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सिटी फेलोज ने और कम्युनिटी ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया मेरे हक में, और एट द एंड वो बंदा एक्सपोज हुआ। और उससे पहले हालांकि जब मैं आया ना शुरू शुरू में, तो वो लोग कहते थे कि जरा इनसे ना ये लोग जरा जर सहाफत के हैं, इनसे जरा बच के रहना। मैंने कहा ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह के अलावा किसी से डरना नहीं चाहिए। और वही हुआ जिसका डर था। एक माफिया, खैर वो मैं चौकाज़म में भी लोग हैं जिन्होंने सावज़र है, वो एक ग्रुप का हिस्सा थे, और मैं समझता हूँ कि उनकी भी मजबूरी रही होगी कि कुछ वो करें, क्योंकि वो उनमें था कि नया नया डॉक्टर आया है, कुछ यहाँ से हमें कुछ ना कुछ पैसा या डॉक्टर से कुछ ना कुछ शेयर मिल जाएगा हमें। और उससे पहले भी मैं ये आपको कानून कार्ड का हिस्सा भी है कि उससे पहले डॉक्टर्स के खिलाफ बहुत ज्यादा खबरें लगती थी, बिला जवाब खबरें लगती थी। डॉक्टर ने ये कर दिया, आप वेल हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आपको शो का जर्नलिस्ट हैं, आपको, मैं तो उनको खैर साफ ही नहीं कहता, आपको प्रोटोकॉल नहीं मिला तो आपके खिलाफ अगले दिन खबर लगी, बाई नेम खबर लगी। मतलब कि इस हमारे इलाके में कोई डेफामेशन का कंसेप्ट ही नहीं था कि आप इसके खिलाफ भी जो आपके खिलाफ लिखे, आपकी तस्वीर लगा दे, आपके खिलाफ बकवासियात लिख दे, जो उसका दिल करे, फिर अगले दिन वो उठ के जब वो उसकी दाल नहीं गली कि कुछ हुआ नहीं, तो अगले दिन आपके खिलाफ कॉलम लिख दे। मतलब आपका कलम, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी लिखते रहे, आप शरीफों की पगड़ियां उछालते रहे, आपको किसी को भी फर्क नहीं पड़ता। आप देखें किसी का अधिकार कैसा है, वो करनी चाहिए नहीं। मेरे पास आए हैं वो मामला तय करने के लिए, मामला तय करने के लिए बाकायदा तशरीफ लाए हैं वो मेरे पास। मैंने उनकी वो एक वीडियो भी बनाई थी, हिडन वीडियो भी बनाई थी। उन्होंने अपने मामला भी अपने सामने रखे थे कि जो मैं वक्तन फौक्तन मैंने शेयर भी किया सोशल मीडिया पे। उनकी डिमांड थी कि डॉक्टर साहब से अच्छे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन हम तो खैर हर की जंग लड़ने वाले हैं, हमने लड़ी, और तकरीबन 2-2.5 साल जो है वो इसमें कुछ भी नहीं था उस केस में। एट द एंड वो बात वही मस्जिद इमाम बारगाह पे आ गई कि वहां पे आ जाएं और वो हलफ ले लें। मतलब कि आप सहाफी हैं या आप अगर इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं तो आप उसको प्रॉपर, आप उसको जो आपने खबर लगाई है, आप उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, आप उसको लेके आए उन सबूतों को मीडिया में। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छी शटअप कॉल दी उनको। 2-2.5 साल केस चला, प्रॉपर मैंने केस को फॉलो किया। बहुत सारी सिफारिशात आई, डॉक्टर साहब छोड़ दे जी, जाने दे। मैंने अपने केस को पूरा चला। खैर वो एक प्राइवेट कंप्लेंट थी मेरा, उस पर कोई वो जो रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड जो था आया। खैर मेरा केस हाई कोर्ट में अभी गया हुआ है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वहां से कोई अच्छी खबर ही आएगी इंशाल्लाह। लेकिन मैं आपको ये बात बताता हूँ, ये पूरा माफिया है, और मैं आपके तवज्जुह से अपने जितने भी यंग एनर्जेटिक डॉक्टर्स हैं या किसी भी फील्ड में हैं, मैं ये उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि इन्होंने पूरा प्लान करके इन माफिया ने कुछ खास अपना एक प्रोग्राम सेट किया होता है। उसके जरिए ये जो हमारे जो यंग जनरेशन है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको घेर रहे होते हैं, ट्रैप कर रहे होते हैं उनको किसी ना किसी भी हवाले से। तो मैं चाहूंगा कि इनसे बहुत ज्यादा एहतियात से काम लें, ताकि फ्यूचर में खुदा न खास्ता किसी हमारे पढ़े लिखे बच्चे के साथ वो डिसार्ट, देखिए मैं डिसार्ट होकर ये यहाँ से जा भी सकता था कि मैं यहाँ से डिसार्ट होकर शहर छोड़ के चला जाऊँ। हम यहाँ पे लोगों की खिदमत के लिए आए हैं, और इंशाल्लाह हम करते रहेंगे, और ऐसे जो माफियाज हैं उनको एक्सपोज भी करेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आप जैसा फरमा रहे हैं कि आप नए नए आए और आपको ट्रैक करने की कोशिश की गई, जी आपके अलावा भी कुछ मिसाल है ऐसी? जी, बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं। आप जिला लिया में बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं जिनके साथ ऐसा किया गया, उनके खिलाफ खबरें लगाई गई, उनसे पैसे, बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिनसे उनके साथ ऐसा किया गया कि मेरे बड़े करीबी प्रोफेसर साहब हैं गवर्नमेंट कॉलेज के, वो रिटायर हो गए, उनसे मैं राब्ते में रहा, वो भी मेरे से राब्ते में रहे। वो माशाल्लाह बड़े मोअज़्ज़ज़ रेस्पेक्टेबल हैं, उनके खिलाफ भी एक पूरा प्रोपेगेंडा किया गया। तो लेकिन इन मामलात में कुछ भी वो साबित नहीं कर सका। कुछ भी वो बड़ी बातें कर रहा था कि वो ये है, मेरे पास फलाना है, वो कॉलम भी मौजूद है, अभी मौजूद है, उसका कॉलम हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है। तो वो, लेकिन वो कुछ भी प्रूफ नहीं कर सका अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। वो सारा एक वो माफिया था। वो माफिया से मैंने टक्कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, और अब भी इंशाल्लाह फ्यूचर में भी अगर कोई ऐसा वाकया होगा तो हम हक के साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, हमारे जिले में हर्निया, अपेंडिक्स और पित्ते की पथरी के जो अमराज हैं, उनकी तादाद बहुत बढ़ गई है। जी, सबसे पहले मैं अपेंडिक्स से शुरू करूंगा। अपेंडिक्स एक बहुत कॉमन बीमारी है, एक
अंतड़ी के साथ एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसमें इन्फेक्शन हो जाता है। आमतौर पे ये दाएं साइड पे होता है, नाफ की दाईं साइड पे होता है ये, और बहुत ज्यादा यहाँ पे पेन होती है, फीवर होता है, इसके साथ उल्टी भी हो सकती है, पेचिस भी हो सकती है, बुखार हो सकता है। और ये 2 से 3 साल के बच्चों का भी हमने अपेंडिक्स का ऑपरेट किया है। तो ये अगर किसी बच्चे को बहुत ज्यादा पेन है और वो बहुत ज्यादा क्राई कर रहा है, रो रहा है, तो उसके लिए भी मैं ये आपके तवज्जो से चाहूंगा कि फौरी तौर पर सर्जन या डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, क्योंकि अपेंडिक्स हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है। हर पेट दर्द जो है ना, उसको अपेंडिक्स के लिए जरूर देखना चाहिए। अगर किसी के भी पेट में दर्द है तो एक ख्याल ज़हन में जरूर आना चाहिए कि इट माइट बी अपेंडिसाइटिस। तो ये इतनी कॉमन है, यानी कि ये अगर एक फैमिली किसी न किसी फर्द में, ये जरूर एक घर के किसी न किसी फर्द में जरूर अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ होगा, ये इतनी ज्यादा कॉमन है। सही। और पित्ते की पथरी? पित्ते की पथरी हमारी खवातीन में बहुत ज्यादा कॉमन है। उसकी वजह यह है कि वो फैटी जो मील्स हैं, ऑयली खुराक बहुत ज्यादा यूज करती हैं। फीमेल में वैसे भी चर्बी का तनासुब मेल की निस्बत ज्यादा होता है, तो हमारे ये जो ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं, चर्बी की वजह से बने गए पथरी होती हैं। तो ये हमारे जो तकरीबन 35 to 40 ईयर्स की एज की खवातीन है, इनमें बहुत कॉमन है ये। और पीते की पथरी का दर्द आमतौर पर दाईं पसली के नीचे जिगर होता है, उसके अंदर पित्ता होता है। तो ज्यादातर आमतौर पर हाजमे के मसाइल के साथ, राइट साइड पे पसली के नीचे दर्द के साथ ऐसे पेशेंट जो है ना वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं। और हर्निया? हर्निया भी बहुत कॉमन है। इंजाइनल हर्निया बच्चों में बहुत कॉमन है। पैदाइशी तौर पे भी हो सकता है, जिसका बहुत जल्दी, मतलब कि एज सुन एज पॉसिबल जब हर्निया का पता चले बच्चों में, उसका ऑपरेट होना चाहिए। नाक वाला हर्निया बहुत कॉमन है। इंजाइनल हर्निया यानी कि जो नलों वाला हर्निया है, वो भी बहुत कॉमन बीमारी है, और उसका हल, हर्निया का हल ऑपरेशन है, फाइनल हल उसका ऑपरेट ही है, और हो जाना चाहिए, वरना उसकी जो पेचीदगी है वो बहुत ज्यादा हो सकती है। डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर और केमिस्ट जो है वो भी इलाज मुआवजे में बराबर के हिस्सेदार होते हैं जी, मगर डॉक्टर साहबान अमूमन ये शिकवा करते नजर आते हैं कि उनका जो नुस्खा है उसके मुताबिक मेडिसिन नहीं दी जाती। देखिए ये डॉक्टर साहबान या ड्रग इंस्पेक्टर जो है, तो क्या वो केमिस्ट हजरात से कोई लाइजान, कोई कॉन्फ्रेंस, कोई काउंसलिंग नहीं करते? देखिए, ड्रग इंस्पेक्टर तो आपको पता है हर डिस्ट्रिक्ट में हैं और वो अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन बाद वक्त एक मेडिकल स्टोर पे बंदा बैठा है, वो अपनी मर्जी से दवाई दे रहा है, मरीज को भी नहीं पता चला, डॉक्टर को भी पता नहीं चला, वो उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बात रिकॉर्ड पे आई नहीं होती। जी। तो वो मैं इसमें क्लियर करना चाहूंगा कि फार्मासिस्ट जो हैं वो नुस्खा तो खैर नहीं चेंज कर सकते, वो मेडिसिन का नाम, मतलब कि सेम जेनेरिक की मेडिसिन दे सकता है वो फार्मासिस्ट, जो क्वालिफाइड फार्मासिस्ट है। और यानी कि जैसे एक सिप्रोफ्लॉक्सासिन साल्ट है, वो उसका चेंज करके दे सकता है कोई, लेकिन जो स्टोर वाले हैं साफदार है, वो उनको राइट नहीं है कि वो डॉक्टर का नुस्खा प्रेस्क्रिप्शन चेंज करें, क्योंकि डॉक्टर ने अपने नॉलेज के मुताबिक लिखा होता है, दवाई लिखी होती है, तो वो स्टोर वाला उसको अपने नॉलेज के हिसाब से देख रहा होता है। तो वो साफदार है, वो इखलाकी तौर पर भी एक बुरी बात है कि नुस्खा चेंज किया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में ऐसा हो रहा है। अतायत के फरोग में डॉक्टर्स का कितना किरदार है? जी, अतायत देखिए, हमारे पास इंडिविजुअली जो भी पेशेंट आते हैं ओपीडी में, हम अतायत को हर जगह डिस्करेज करते हैं। क्लिनिक्स पे भी तो अनपढ़ बंदे काम कर रहे होते हैं, वही जाके अताई बन जाते हैं। नहीं, क्लिनिक्स पे तो नहीं हमारे इस तरह के होते, क्लिनिक पे तो हमारे ज्यादातर जो क्वालिफाइड होते हैं, पर्ची वाला है या और दूसरे जो डायरेक्ट इस काम से इन्वॉल्व नहीं है, वो लोग है, वो प्रैक्टिस अगर कोई करे भी तो हम उसको ऑन नहीं कर रहे होते, हम बिल्कुल भी ऑन नहीं कर रहे होते, क्योंकि सिर्फ एक इंजेक्शन, अगर गलत इंजेक्शन लिया गया, अगर लगाया गया इंजेक्शन है, वो पेशेंट के बाजू या टांग को भी नकारा कर सकता है, मरीज की जिंदगी को भी खतरे में डाल सकता है। और 2 माह में एक चौकाजन में और एक लैया में 2 डेथ हो चुकी। जी बिल्कुल, चौकाजन में तो वो बड़ा हमारे हमसाई थे, वो 14-15 साल का लड़का था, वो कोई ड्रग रिएक्शन हुआ। मैट्रिक का स्टूडेंट। जी जी जी, बिल्कुल बड़ा अफसोसनाक है, वो कोई ड्रग रिएक्शन हुआ, वो उससे सावधान है, उस पेचीदगी को वो टैकल नहीं कर सकते अताई डॉक्टर जो है। और सावधान है, आवाम को भी समझना चाहिए कि वो अपने क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाए, उनको पता होता है कि देखिए, उसके लिए मैं आम आवाम के लिए एक सिंपल सा एक फार्मूला मैं बताऊंगा। अगर एक नुस्खे के ऊपर डॉक्टर का नाम लिखा हुआ है, यानी कि फर्ज किया मैं बताऊंगा डॉक्टर नाजिम हुसैन जैदी MBBS FCPS, तो वो अताई डॉक्टर नहीं कभी भी अपना नुस्खा कभी भी नहीं बनाएगा, अपना प्रेस्क्रिप्शन पैड कभी भी नहीं बनाएगा। तो वो डॉक्टर जो एक प्लेन पेज पे, जैसे कि इस पेज पे अपना नुस्खा लिख के दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अताई है, वो अपना नाम नहीं शो कर रहा, उसकी स्टैंप नहीं है, उसका लेटर हेड नहीं है, तो वो अताई डॉक्टर है।
تو وہ صاحب ذرا وہ تکے سے علاج کر رہا ہے، 2-4 گولیاں دے دے گا، اس میں سے کوئی کام کرے گی، لیکن ایٹ دا اینڈ وہ پیشنٹ سفر کرے گا، اس کی بیماری پرولونگ ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب ہسپتالوں میں کلاس 4 انجیکشن لگا رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، میں نے تو ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ کلاس 4 انجیکشن لگا رہے ہوں، ہمیشہ اسٹاف نرسز ہوتی ہیں یا ڈسپینسرز ہوتے ہیں جو ہمارے جو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں پیشنٹس کو ڈائریکٹلی۔ اگر کہیں پہ ایسا ہے، پرائیویٹ ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں شاید، تو وہ صاحب ذرا وہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا میں ڈسکریج کرتا ہوں اس کو۔ ایک آپریشن تھیٹر، اس میں جب ایک آپریٹ ہو جاتا ہے، اگلے آپریشن کے لیے بمطابق SOPs کتنا ٹائم چاہیے، گیپ کتنا چاہیے؟ دیکھیں وہ اگر تو آپ وہ کوئی کسی گیپ کی ضرورت نہیں ہوتی، اگر نان انفیکٹڈ کیس ہے یعنی کہ وہ کیس انفیکٹڈ نہیں ہے تو وہ اگلے صفائی کے بعد 15 to 20 منٹس کے بعد اگلا پیشنٹ آپریٹ ہو سکتا ہے۔ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جو انفیکٹڈ کیسز ہوتے ہیں، جو بیڈلی انفیکٹڈ ہوتے ہیں، جن کے انفیکشن وہ بہت سیویئر ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں تھیٹر کو کچھ عرصے کے لیے 24 آورز کے لیے بند کرنا پڑتا ہے، کاربولائز کرنا پڑتا ہے۔ مگر ہمارے یہاں یہ احتیاط کی جا رہی ہے۔ اصل میں ہم اوائڈ کرتے ہیں کہ جو ایسے کیسز ہوتے ہیں ہم ان کو مائنر آپریشن تھیٹر، جو چھوٹا آپریشن تھیٹر ہے جہاں پہ زیادہ تر انفیکٹڈ کیسز ہوتا ہے، تو پھر وہ ہم اس کے لیے سیپریٹ آپریشن تھیٹر یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے مین آپریشن تھیٹر میں ہم وہ کیس انفیکٹڈ کیس اوائڈ کرتے ہیں کہ وہ وہاں پہ نہ کیا جائے، کیونکہ ہمارے پاس مریض بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ہم مریضوں کو سازر ڈیلے نہیں کروا سکتے۔ تو جو ہمارا مین تھیٹر ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، جو چھوٹا سائڈ آپریشن تھیٹر مائنر آپریشن تھیٹر ہوتا ہے، انفیکٹڈ کیسز پھر ہم وہاں پہ کرتے ہیں۔ دراصل ایک مریض جو ہے وہی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا اصل اثاثہ ہوتا ہے، جی ڈاکٹر، حکومت اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، یہ تینوں مریض کے لیے۔ جی مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ مریض پیچھے رہ جاتا ہے اور لپ سروس اور فوٹو سیشن آگے نکل جاتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر صاحبان نے ظاہر ہے وہ فیس تو ڈاکٹر کو کرنا پڑتا ہے، کبھی ڈاکٹر صاحبان نے گورنمنٹ کو انتظامیہ کو اس طرف توجہ دلانے کی کوشش نہیں کی کہ یہ ہمارے شارٹ فالز کو آپ دور کریں؟ نہیں بالکل، دیکھیں میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، ڈاکٹرز کی جو نمائندہ تنظیمیں ہیں وہ بھی گاہے بگاہے ڈیمانڈ کرتی رہتی ہیں پیشنٹس کی بینیفٹ کے لیے، اور زیادہ تر اس میں جو ڈیمانڈ ہوتی ہیں وہ پیشنٹ بینیفٹ کے لیے ہوتی ہیں، اور گاہے بگاہے آپ کو پتا ہے کہ ایک ریزسٹنس دیکھنے میں آتی ہے، وہ ریزسٹنس اسی لیے ہے کہ پیشنٹس کی بینیفٹ کے لیے کام کیا جائے، اس کی بھلائی کے لیے، اس کی فلاح و بہبود کے لیے۔ ایک کوشچن آیا ہے کہ صحت کارڈ پر ایک ایک رات میں 20-20 25-25 30-30 آپریشن بھی ہوتے رہے۔ میں نے تو بالکل نہیں کیے 20-25 آپریشن۔ یہ آپ سے پوچھا گیا کہ ایسے کیوں ہوتا ہے؟ 20-25 آپریشن دیکھیں ہیومنلی پاسبل نہیں ہے، ایک رات میں ایک ڈاکٹر 20-25 آپریشن نہیں کر سکتا، اٹس ناٹ پاسبل، کیونکہ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر ٹیم تو کر سکتی ہے، دیکھیں ایک ٹیم میں اگر ملٹیپل آپریشن تھیٹرز ہیں تو وہ تو ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی 25 فگر جو ہے نا وہ پاسبل نہیں ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ اگر ایسا ہوا بھی ہے تو وہ صاف ظاہر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا ایک لمیٹڈ اماؤنٹ ہونی چاہیے۔ ایسے آپریشن جو ہے ان میں خراب ہونے کی بھی ریشو کم ہے۔ صاف ظاہر ہے جہاں پہ ایک تھیٹر پہ آپ اتنا برڈن ڈال دیں گے وہاں پہ صاف ظاہر ہے وہ ڈیفینیٹلی ڈاکٹر بھی سفر کرے گا، پیشنٹ بھی سفر کرے گا۔ ایک کوشچن ہے وہ آپ سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے مگر ہیلتھ سے منسلک ہے۔ مار اجمل لوہان صاحب نے پوچھا کہ ڈی ایس پی ہسپتال لیا میں 4 سال سے ENT سرجن تعینات نہیں ہے اس کا، نہ ہی آپریٹ کی سہولت دستیاب ہے، مریضوں کو سیدھا نشتر بھیجا جاتا ہے۔ سمیر تنواری صاحب کے بعد نہیں ہے؟ جی سمیر صاحب کے بعد بالکل نہیں آئے، جی ہونا چاہیے، بالکل ENT سرجن ہونا چاہیے، میرے خیال میں اب کوئی ہے ہی نہیں، کوئی پورے ضلع میں نہیں۔ جی ایک ڈاکٹر صاحب تھے وہ لگیا نہیں تھے، ان کا جب وہ ہوا پارٹ 2 FCPS ہوا اور اس کے بعد وہ چلے گئے کوٹ ادو میں، تو وہ سیٹ صاحب وہ پیچھے خالی ہو گئی، وہ سیٹ ان کی ENT ہے ہی نہیں، ڈاکٹر ہی کوئی نہیں ہے ENT کا نا جو کہ وہ اپوائنٹ ہو سکے، ڈاکٹر نہیں ہے ہمارے ایریا میں۔ ڈاکٹر چوکازم میں آتے ہیں شریف صاحب، جی وہ تو مشترا ہاسپٹل میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، جی ایسوسیٹ ہو گیا۔ لیا میں کام کیا، انہوں نے اچھا کام کیا اس کے جی لیا میں کام کیا بالکل ان کو، لیکن وہ ٹرسٹی کیئر ہاسپٹل سے اٹیچ ہیں اور صاحب ذرا وہاں پہ بھی وہ اپنی سروس دے رہے ہیں۔ رانا سلطان محمود اختر قائد تحریک لیا ڈویژن برو نے آپ کے نام خیر سگالی کا پیغام بھیجا ہے، مہاراج میں لوہان صاحب نے پیغام بھیجا ہے، اس کے بعد سرائی پروان صاحب جو ہے وہ پروگرام میں شریک ہیں، محمد کاشف صاحب نے آپ کے نام پر پیغام بھیجا، ذیشان محمود صاحب نے ویلکم کیا ہے آپ کو، زین نیازی صاحب بھی پروگرام میں شریک ہے۔
डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कोई आखिरी लम्हात में कोई हमारे व्यूअर्स के नाम कोई पैगाम देना जी जी, चाहें? मैं यही मेरा यही पैगाम है, सबसे मेरा पैगाम यही है कि इस वक्त जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैं, खासतौर पे टीएचपी और डीएचपी, वहाँ पे सेहत कार्ड पे बहुत सारा काम, बहुत सारे ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं और बड़ी अच्छी सहूलत प्रोवाइड की जा रही है। तो क्योंकि अब प्राइवेट सेटअप में हेल्थ कार्ड बहुत लिमिटेड हो गया, बहुत कम हो गया, तो आवाम से यही गुजारिश है कि अपने हॉस्पिटल तशरीफ लाएं और सर्जरीज के अलावा भी मेडिसिन के पेशेंट्स भी जितने भी हैं तो वो तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसीजर्स भी हो रहे हैं और ट्रीटमेंट भी बिल्कुल फ्री हो रहा है। उसके लिए आपका आईडी कार्ड और बच्चे का बेफारम होना जरूरी है। और दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि अताई डॉक्टर से जितना बच सकते हैं बचें। छोटे से बच्चे को, 3 महीने के बच्चे को इंजेक्शन लगा रहे हैं, 6 महीने के बच्चे को इंजेक्शन लगा रहे हैं, किसी का बाजू खराब कर दिया, किसी की डेथ हो गई, तो ये अपने प्यारे हैं, इनको इन मैं तो इनको भेड़िए कहूंगा कि इनके सपोर्ट हरगिज ना करें। क्वालिफाइड डॉक्टर सरकारी अस्पताल भरे पड़े हैं, थोड़ी सी जहमत होती है सरकारी हॉस्पिटल में, लेकिन थोड़ा सा अपने प्यारों के लिए कोशिश करें, सरकारी अस्पताल तशरीफ ले जाएं, किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जो कम से कम एमबीबीएस हो, और अपने प्यारों का इलाज करवाएं और उनको मजीद किसी पेचीदगी की तरफ ना लेके जाए। डॉक्टर साहब, आपकी फीस भी तो बहुत ज्यादा होती फीस देखें जी, मैं अपनी फीस बता दूं और मैं जितने भी मेरे कंसल्टेंट्स हैं, 500 रुपए फीस है, ठीक है, है। उसमें अब देखिए दिहाड़ी बहुत सारे एक्सपेंस हैं। डॉक्टर साहब, आप दिहाड़ी बदार बंदा जो है वो 500 आपको दे, फिर उसके बाद फिर वो मेडिसिन भी खरीदे, और मेडिसिन पूरे सफर पे लिखी जाती है। देखिए प्राइवेट पेशेंट जिसने आना है उसने एक प्रोटोकॉल लेना है, प्रिविलेज लेनी है। पूरी दुनिया में प्राइवेट सिस्टम में पैसे चार्ज किए जाते हैं, साजर एक्सपेंस है, बैठने का एसी है, किराए हैं, वो साजर वो डॉक्टर ने उससे पूरे करने, और 500 रुपए फीस तो बहुत माकूल और मुनासिब फीस है। तो सागर, और मैं ये आपको बात यकीनन कहूंगा कि हमारे डॉक्टर मरीज आके जब कहते हैं ना कि मैं अफोर्डिंग नहीं हूं, तो बहुत सारे डॉक्टर्स अपनी फीस माफ कर जाते हैं, लेकिन ये फैसिलिटी डॉक्टर्स को कहीं अवेलेबल नहीं। हमने हर जगह पे देखो, पता चल जाए ना डॉक्टर हैं तो वहां पे रेट भी बढ़ जाते हैं। और सागर, अब हमारे भी अब फैमिलीज हैं, हमने भी रन करनी है, तो वो प्राइवेट प्रैक्टिस से ही हमारी वो चल रही है, हमारा निजाम चल रहा है। सोसाइटी को पता है ना कि ये सोसाइटी का रिस्क रखता है। देखिए, मैं आपने ये बात पूछी है ना, प्राइवेट प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मुल्क में। प्राइवेट प्रैक्टिस, बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो कवर हो रहे हैं प्राइवेट प्रैक्टिस में, और आप यकीन करें अगर प्राइवेट प्रैक्टिस कंसल्टेंट, मेडिकल ऑफिसर प्राइवेट प्रैक्टिस ना करें तो एक बहुत बड़ा बर्डन क्रिएट हो जाए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे, जो कि मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाए। तो इसलिए आप इस हवाले से भी देखें कि बहुत सारा एक बर्डन जो है ना प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी शेयर कर रहे हैं, और खासतौर पर एसएसपी आने के बावजूद बहुत सारा बर्डन उन्होंने शेयर किया। तो अगर ये वो हो जाए, तो अगर ये प्राइवेट हॉस्पिटल या प्राइवेट प्रैक्टिस ना हो, तो एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाए जिसको मैनेज करना मुश्किल हो जाए। सागर नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा वो सही बात। बर्डन क्रिएट हो सकता है। प्रोग्राम के आखिर में मुबशर नईम चौधरी साहब ने भी शिरकत की, हम उन्हें भी वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत आपने शुक्रिया जी, आप महरूम मसरूफियात में से बहुत शुक्रिया आपका मदद करने टाइम का। में से हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे व्यूवर्स के साथ आपने गुफ्तगू की, अपने ख्यालात का इजहार किया। लिया टीवी आईडी के व्यूवर्स, डॉक्टर नाजिम हुसैन जैदी साहब, कंसल्टेंट सर्जन, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चौकाज़म, आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान थे। उनका दो टोक अल्फाज में ये पैगाम था कि अतायत से बचें, क्योंकि अतायत के गलत इलाज के नतीजे में बच्चे और बड़े की जिंदगी भर की मजदूरी के साथ साथ जिंदगी को भी खतरात लाक हो जाते हैं। प्रॉपर इलाज कराएं और इलाज के लिए प्रॉपर डॉक्टर से रब्ता करें। और उनका एक और जोर भी था कि ब्लैकमेलिंग से भी बचना है, ब्लैकमेलिंग से बचें, ताकि सोसाइटी में इस वजह से जो बेचैनी और अनारकी फैल रही है उसका भी खात्मा हो सके। और अगर किसी भी फर्द को किसी भी माफिया के रुकन से किसी किस्म का थ्रेट है तो उसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करे। कानून का रास्ता मौजूद है और कानून अपने शहरियों को, अपने मानने वालों को तनहा नहीं छोड़ता। कल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लिया में डॉक्टर साहबान हड़ताल कर रहे हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर। तो हमारी अपने कंसल्टेंट मेहमान से के तवसत अपने सीनियर डॉक्टर साहबान से ये गुजारिश है, अपील है, बल्कि लिया टीवी एचडी की तरफ से ये एक गुजारिश है कि आप हड़ताल की बजाय अपना मुतालबा मनवाने के लिए कोई और सोबर रास्ता इख्तियार करें,
کیونکہ آپ کی ہڑتال سے مریض سفر ہوں گے، اور جب مریض سفر ہوں گے تو ان کی تکالیف میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس وقت پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ پروگرام پروڈیوسر عبدالمان فریدی، ٹیکنیکل معاون اورنگزیب خان الیانی، اور اپنے میزبان مقبول الہی کو اس خواہش اور دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ جہاں بھی ہوں اپنے حصے کی شمع روشن رکھیے۔ اللہ نگہبان۔